अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हमने ज़ूलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना था बेटा, रेप्टाइल्स वाला। ज़ूलॉजी का लेक्चर नंबर 3 है और रेप्टाइल वाला टॉपिक है हमारे पास। रेप्टाइल चैप्टर शुरू करने से पहले बेटा आपने वहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन उसका देखना है। उन्होंने बोला है ये जो हमारे पास क्लास रेप्टाइलिया है, यानी कि ये हमारे पास जो ग्रुप है एनिमल्स का, ये सारे के सारे फर्स्ट मतलब ऐसे एनिमल्स हैं जो टोटली लैंड पे रहने के कैपेबल हुए एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग। बट इनकी जो सबसे अच्छी पहचान है, जो इनकी मेजर पहचान है, वो है इनकी एमनियोटिक एग्स का होना। एमनियोटिक एग्स क्या होते हैं ये हम जो है वो इसको देखेंगे। पहले पेज पे उन्होंने बना के दिखाया भी हुआ है कि बेटा एम्फीबियंस जो थे आपने वो पढ़ा, उसमें भी वो भी एग देते थे। बहुत सारे एम्फीबियन ओविपेरस थे, एग लेइंग थे, लेकिन उनका जो एग होता था उनके अंदर जब एम्ब्रियो डेवलप होता था तो उस एम्ब्रियो के इर्द गिर्द झिल्ली डेवलप नहीं होती थी, एक बारीक सी लेयर मेम्ब्रेन कोई डेवलप नहीं होती थी, बस ऊपर जो है वो एग का शेल होता था। लेकिन यहाँ रेप्टाइल्स जो हैं, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर अपनी लाइफ का हिस्सा गुजारना, बल्कि ये रहते ही ड्राई लैंड पे हैं, ये लैंड पे तो रहते हैं लेकिन ज़्यादा जो है वो ये ड्राई लैंड पे रहते हैं। तो ड्राई लैंड पे अपनी लाइफ गुजारने की वजह से इनके जो एग, इन्होंने अपने एग्स को ज़्यादा प्रोटेक्टेड बना लिया। क्योंकि बेटा ड्राई लैंड पे आपको पता है रहने की जो सबसे बड़ी रीज़न है, जो सबसे बड़ा इनके पास प्रॉब्लम है वो ये है लैंड का मॉइस्चर कम होना, ड्राई ज़्यादा होना। क्योंकि एक्वेटिक लाइफ से जब ड्राई लैंड की लाइफ आई तो तब सबसे पहला प्रॉब्लम जो एनिमल्स को आया था वो यही आया था कि मॉइस्चर की जो अमाउंट थी वो कम थी। उस मॉइस्चर के अमाउंट में रहना तो था क्योंकि वो कम अमाउंट थी, ड्राई कंडीशन थी, इसलिए हम उसको ड्राई लैंड बोलते हैं। लेकिन उस एनवायरनमेंट में रहना तो था, उसके कैपेबल तो होना था, इसलिए इन्होंने जितना हो सका अपनी बॉडी में, अपनी फिजियोलॉजी में या डिफरेंट तरीकों से अपनी जो जितनी भी इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें चेंजेस लेके आए। इन्होंने अपने एग को, अपने एम्ब्रियो को, अपने फीटस को ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए उसके इर्द गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन भी बनाई। उस मेम्ब्रेन को एमनियन मेम्ब्रेन या एमनियोटिक मेम्ब्रेन बोलते हैं और ऐसे एग्स को एमनियोट्स बोलते हैं। रेप्टाइल्स के बाद आते हैं बर्ड्स और बर्ड्स के बाद मैमल्स। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स ये तीनों के तीनों ग्रुप बेटा हमारे पास एमनियोट्स के हैं। इससे पहले जो एम्फीबियंस हैं वो ओविपेरस तो हैं लेकिन वो ए एमनियोट्स हैं, यानी उनके एग के इर्द गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन नहीं बनती। तो यहाँ पे इन्होंने क्योंकि सबसे पहले रेप्टाइल्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने एम्ब्रियो के इर्द गिर्द वो मेम्ब्रेन बनाई, अपने एग के इर्द गिर्द वो मेम्ब्रेन बनाई, एमनियन जिसको आपने बोला, इसलिए इनको फर्स्ट एमनियोट्स बोलते हैं। अच्छा बेटा आगे चलते हैं सर्वे ऑफ रेप्टाइल्स पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे उन्होंने ये सिर्फ जो रेप्टाइल्स का सर्वे है ये भी क्वेश्चन के तौर पे आ जाता होता है। वो क्वेश्चन दे देते हैं राइट अ नोट ऑन फॉलोइंग टर्म्स, और उन टर्म्स में एक टर्म होती है सर्वे ऑफ रेप्टाइल। उसमें सिर्फ आपने रेप्टाइल्स के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बतानी होती हैं कि रेप्टाइल जो है, अगर आपने ये एनिमल्स अलहदा किए हैं बाकी एनिमल्स से, तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से ये सारे बाकियों से डिफरेंट हैं, वो है सर्वे ऑफ रेप्टाइल। उसके बाद रेप्टाइल्स के 17 ऑर्डर हैं, उनमें से कुछ ऑर्डर आपकी बुक में बताए हुए हैं, वो हम तरतीब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा इनके जो फीचर्स हैं, सर्वे ऑफ रेप्टाइल्स का मतलब है रेप्टाइल्स के जो फीचर्स हैं वो देखेंगे कि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर या फिर इनकी अडेप्टेशंस कौन कौन सी ऐसी हैं जो इनको बाकी ग्रुप के एनिमल्स से डिफरेंट करती हैं। सबसे पहले कहते हैं इनका जो स्कल होता है, और आपको पता है स्कल किसे कहते हैं, खोपड़ी को। इसमें फेशियल बोन्स भी आ जाती हैं और उसमें ये क्रेनियम बोन भी आ जाती हैं। बेटा याद रखें ये जो पूरा स्कल है इसमें दो तरह की हड्डियां आती हैं, एक वो हड्डियां जो हमारा चेहरा बनाती हैं और एक वो हड्डियां जो ब्रेन को कवर करती हैं। क्योंकि ये भी एडवांस एनिमल हैं इसलिए इनमें भी स्कल मौजूद होता है, फेशियल बोन्स भी होती हैं और क्रेनियम बोन्स भी होती हैं। फेशियल और क्रेनियम दोनों बोन्स को इकट्ठा मिला के हम स्कल कहते हैं। स्कल जो होता है वो आर्टिकुलेशन करता है, यानी वो घूमता है। इनका स्कल, हमारा जो स्कल है ये भी आर्टिकुलेशन करता है, ये लेफ्ट साइड पे भी मूव कर सकता है, ये राइट साइड पे भी मूव, जिस तरफ आपने इसको मूव करवाना है ये मूव कर सकता है, ठीक है। लेकिन एंगल जो है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट एनिमल्स में।
इनमें ज्यादातर आप देखेंगे बेटा, इनमें जो इनका स्कल है ना वो ज्यादातर नोडिंग करता है, यानी ज्यादा ये लेफ्ट राइट पे इनका स्कल मूव नहीं कर सकता, ऊपर नीचे नोडिंग करता है। उसकी रीजन पता क्या है कि हमारा जो स्कल है वो जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम शुरू होती है, उस वर्टिब्रल कॉलम के जो पहले 2 वर्टिब्रा हैं, सबसे पहले आपको पता है कि वर्टिब्रल कॉलम में 33 वर्टिब्रा होते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम के जो पहले वर्टिब्रा होते हैं 2, उनमें से एक का नाम है एटलस, एक का नाम है एक्सिस। उन वर्टिब्रा में एक का नाम है एटलस और एक का नाम है एक्सिस। हमारा जो स्कल है सबसे ऊपर जो 2 वर्टिब्रा हैं इनके ऊपर जुड़ा हुआ होता है और वो फ्रीली जो है वो आर्टिकुलेट कर सकता है, यानी घूम सकता है। लेकिन इनका जो स्कल है, इनका स्कल जो है वो बेटा एक ही वर्टिब्रा के ऊपर है, यानी कि हमारा 2 वर्टिब्रा, ये पहला जो वर्टिब्रा है ना, फर्स्ट वर्टिब्रल आर्टिकुलेशन है इनमें, यानी सबसे पहला जो वर्टिब्रा है वो एटलस है या एक्सिस है। इनके ऊपर पहले वर्टिब्रा के ऊपर जो है वो इनका स्कल लगा हुआ है और ये क्योंकि दोनों के ऊपर नहीं लगा हुआ इसलिए फ्रीली आर्टिकुलेशन तो नहीं देता कि जैसे हम राइट और लेफ्ट मूव कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी आर्टिकुलेशन जरूर देता है, यानी ये जो स्कल का मूव होना है इसको मूव करवाने में हेल्प करता है। तो पहली बात तो ये कि हम रेप्टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये जरूर लिखेंगे कि उनका जो हेड है या उनका जो स्कल है वो आर्टिकुलेशन करता है, क्योंकि उनके जो वर्टिब्रल कॉलम का पहला वर्टिब्रा है उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। और एम्फीबियंस में जो उनकी गर्दन थी या फिर उनका जो हेड था और उनका ट्रंक वाला रीजन यानी बॉडी वाला रीजन बिल्कुल फ्यूज था और उनमें इस तरह की जो आर्टिकुलेशन है वो फ्रीली नहीं है। तो रेप्टाइल्स में पहली कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा ये हो गई। उसके बाद जो एम्फीबियंस हैं वो ज्यादातर गिल्स भी होते हैं उनमें और वो स्किन के जरिए भी सांस लेते हैं, हमने पहले डिस्कस किया था। इनमें 3 एम्फीबियन में 3 तरीकों से ये सांस लेते हैं। ये लंग्स के जरिए भी सांस लेते हैं एम्फीबियंस, ये गिल्स के जरिए भी लेते हैं, ये स्किन के जरिए भी सांस लेते हैं। रीजन क्या है? रीजन के उन्होंने पानी में भी रहना होता है, लेकिन क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये रेप्टाइल्स सिर्फ और सिर्फ ड्राई लैंड पे रहने वाले एनिमल हैं, देयरफॉर ये रेस्पिरेशन यानी सांस लेने का जो प्रोसेस है वो सिर्फ लंग्स के जरिए करते हैं। इनमें किसी तरह के कोई गिल्स या स्किन के जरिए रेस्पिरेशन इनमें नहीं होती। उसके बाद इनकी बॉडी में जो चेंज है वो है मेटानेफ्रिक किडनी। बेटा सबसे पहले जब किडनी बना था तो वो जरा पुराने टाइप का बना था, उसमें जो किडनी की ओपनिंग थी वो एक ही ओपनिंग थी, उसी ओपनिंग के जरिए जो है वो वेस्ट बाहर आ जाता था और ना ही वो किडनी खास तरह की कोई ट्यूब्यूल्स पे मुश्तमिल था और ना ही उस किडनी से ब्लड की कैपिलरीज का कोई ताल्लुक था, वो प्रोटोनेफ्रिडिया है। लेकिन रेप्टाइल्स के बाद जब एडवांस मैमल आए तो उनमें सारी स्ट्रक्चर्स एडवांस बनना शुरू हो गई। रीजन क्या था? रीजन ये कि इन्होंने ड्राई लैंड पे रहना होता है, इसलिए बहुत ज्यादा वाटर को कंजर्व करके रखना होता है, इसलिए इनमें ज्यादा एफिशिएंट टाइप की जो किडनी होती है जो हमारे अंदर भी होती है, हमारे अंदर मेटानेफ्रिक किडनी की एडवांस टाइप है वो प्रेजेंट होती है। तो इनमें मेटानेफ्रिक किडनीज प्रेजेंट होती हैं, यानी इनमें जो किडनीज होती हैं वो अच्छी एफिशिएंट किडनीज हैं, ट्यूब्यूल्स पे मुश्तमिल हैं। और मेटानेफ्रिक किडनी आल्सो हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब और रीएब्जॉर्ब वाटर। ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। अगर बहुत ज्यादा ड्राई लैंड पे रहने वाला रेप्टाइल है बेटा तो उनकी किडनी इस काबिल होती हैं कि वो उनको वाटर बॉडी के अंदर जो है वो डिहाइड्रेशन यानी वाटर का लॉस ना होने दे। उसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें होती है, लेकिन ये ओवीपेरस होते हैं। मतलब एम्फीबियंस में फर्टिलाइजेशन ज्यादातर एक्सटर्नल ही होती थी, डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल होती थी। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, डेवलपमेंट एक्सटर्नल होती है, यानी ये एग ले करते हैं, ओवीपेरस इनको कहते हैं। और वो एग्स जो होते हैं वो एमनियोटिक एग्स होते हैं, उनके एम्ब्रियो के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है। इनकी जो स्किन होती है बेटा वो बहुत ज्यादा ड्राई होती है, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा रेप्टाइल्स जो हैं वो ड्राई लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हैं। कैराटिनाइज्ड स्किन होती है। कैराटिन एक ऐसी प्रोटीन है बेटा जो डेड इन नेचर मानी जाती है कि ये एक डेड प्रोटीन है और ये हमारे नेल्स के अंदर, हमारे हेयर्स के अंदर भी होती है, लेकिन रेप्टाइल्स के अंदर जो है वो ये उनके स्किन के अंदर पाई जाती है। ये जहां पे भी हो, जिस भी पोजीशन में एनिमल के जिस भी ऑर्गन में मौजूद हो, काम इसका एक ही है, वाटर को रिपेल करना और बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाना।
क्योंकि ये एक्सट्रीम ड्राई एनवायरनमेंट में रहने वाले एनिमल हैं, इसलिए इनकी जो स्किन होती है बेटा वो भी ड्राई होती है, और इनकी स्किन के ऊपर एक केराटिन डेड प्रोटीन की लेयर होती है, जो बाहर से तो पानी की अवेलेबिलिटी है ही बहुत कम क्योंकि ये ड्राई लैंड पे रहते हैं, लेकिन बॉडी का वाटर बाहर नहीं आने देती, उसको कंजर्व करके ये रखती है। इनमें एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन मतलब बॉडी से बाहर एक स्केलेटन होता है, वही डेड प्रोटीन की लेयर होती है, और ये डिपेंड करता है आप किस तरह के रेप्टाइल की बात कर रहे हैं। अगर रेप्टाइल डेजर्ट वगैरह में रहते हैं जैसे स्नेक्स वगैरह या लिजर्ड, जो डेजर्ट लिजर्ड्स होती हैं वो, उनमें ये जो केराटिन की लेयर होती है बेटा फिर ये ज्यादा मोटी होती है क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत होती है वाटर को बचा के रखने की, तो उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। वक्तन फवक्तन ये इस केराटिनाइज्ड लेयर को गिरा भी देते हैं और खुद से बना भी लेते हैं, क्योंकि ये केराटिनाइज्ड प्रोटीन कहीं से नहीं आती, स्किन के सेल्स ही सिक्रीट करते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि रेप्टाइल जो हैं इनके 17 ऑर्डर होते हैं, और उनमें जो सबसे पहला ऑर्डर है वो है टेस्टुडिन्स। टेस्टुडिन्स यानी टर्टल्स। टर्टल्स भी रेप्टाइल समझे जाते हैं क्योंकि वैसे तो इनके जो हैं बेटा टर्टल्स ये रहते पानी में भी हैं, लेकिन क्योंकि ये ज्यादातर अपनी लाइफ का हिस्सा और इनके अंडे भी और इनकी डेवलपमेंट ग्रोथ भी साहिल के साथ साथ खुश्क जगह पे होती है, इसलिए बेटा इनको जो है रेप्टाइल्स में ही कैटेगराइज्ड किया गया है टर्टल्स को। तो जो टर्टल्स हैं हमारे पास ये ज्यादातर फिर जब मैच्योर हो जाते हैं ना, तो जो जंगल वगैरह होते हैं उनकी जो सॉइल होती है उसके ऊपर पत्तों वगैरह का कचरा होता है, उसके डेब्रिज उसको बोलते हैं, प्लांट वेजिटेशन डेब्रिज उसको बोलते हैं, उसके नीचे रहते हैं या फिर जो है वो ऐसी मॉइस्ट जगहों पे रहते हैं। तो टेस्टुडिन्स टर्टल्स की का ऑर्डर है, जितने भी टर्टल्स हैं अबाउट 225 स्पीशीज हैं टर्टल्स की, वो इस ऑर्डर में आती हैं। इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखो बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपने उसकी सर्वे में बतानी है, उसके बाद जब ऑर्डर आएंगे तो हर ऑर्डर एक दूसरे से डिफरेंट है, तभी तो आपने उसको डिफरेंट ऑर्डर्स में रखा है, तो हर ऑर्डर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से जरा डिफरेंट हैं। ये जो टेस्टुडिन्स हैं इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनमें टीथ नहीं होते और इनमें चूंच होती है, इनके मुंह के आगे ना छोटी सी चूंच लगी होती है जैसे बर्ड की चूंच होती है, और वो चूंच डेड प्रोटीन कैराटिन की बनी होती है, जिसका जिक्र अभी आपने ऊपर किया है कि डेड प्रोटीन कैराटिन होती है, कैराटिनाइज्ड चूंच होती है। उसके बाद ना ये शेल्ड रेप्टाइल्स हैं। शेल्ड रेप्टाइल का मतलब है इनकी बॉडी के ऊपर शेल होता है, खोल होता है। आपको पता है कछुआ यानी टर्टल जो होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर खोल होता है, एक ऊपर वजनी सा खोल पड़ा होता है, उनके नीचे भी खोल, अंदर एनिमल होता है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उस शेल का दैट इज नोन एज कैरापेस, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है शेल का जिसके ऊपर एनिमल पड़ा होता है दैट इज वेंट्रल प्लास्ट्रॉन। तो यहाँ पे बेटा दोनों को अलग-अलग हमने बताया है। कहते हैं कि ये जो टर्टल्स हैं इनका जो शेल होता है, इनकी जो रिब्स होती हैं उनके साथ फ्यूज होता है, इसलिए ये पूरी के पूरे बाहर नहीं आ सकते। लेकिन इनकी गर्दन में 8 वर्टिब्रा होते हैं, और इनकी जो 8 वर्टिब्रा होते हैं ना गर्दन में यूं एस शेप बन जाते हैं, यूं 8 वर्टिब्रा होते हैं, जब ये अंदर होते हैं ना तो यूं एस शेप बन जाते हैं। एस शेप आर्टिकुलेशन इनके वर्टिब्रा की होती है। इस गर्दन वाले वर्टिब्रा को बोलते हैं सर्विकल वर्टिब्रा, और ये सर्विकल वर्टिब्रा होते हैं 8 इनमें। इनका फायदा क्या है कि ये लंबी की लंबी उसकी गर्दन बनाते हैं, आगे हेड लगा होता है, तो वो गर्दन को बाहर एक ओपनिंग होती है इस शेल के अंदर, उससे ये बाहर भी कर लेते हैं और अंदर भी। ये सिर्फ अपने हेड को और अपना जो गर्दन वाला रीजन है उसको ही अंदर बाहर कर सकते हैं, या फिर साइडों से जो उनके 4 लिम्स हैं यानी उसको हम पेक्टोरल गिल्डर कहेंगे, और जो टांगों वाला रीजन यानी उनको हम हाइंड लिम्स कहते हैं या पेल्विस गिल्डर भी कहते हैं, वो ये बाहर निकाल सकते हैं और उनको वो अंदर भी कर सकते हैं। कहते हैं गर्दन वाला जो रीजन है ना बेटा सर्विकल रीजन, वो 8 वर्टिब्रा पे मुश्तमिल है। जब ये इसको अंदर करते हैं ना तो वो यूं एस शेप की तरह फोल्ड हो जाता है, अंदर छुपा लेता है। मोस्टली ये हेड जो है बाहर ही होता है, जब इसको कोई प्रे वगैरह का, प्रेडेटर का जो है खतरा हो प्रेडेटर का, तो तब ये उसको अंदर ड्रॉप कर लेता है। तो इसका जो शेल होता है इसके ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं कैरापेस और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं प्लास्ट्रोन, क्योंकि एनिमल पूरे का पूरा जो है वो बाहर नहीं आ सकता, इन शेल के साथ इसकी हड्डियां फ्यूज होती हैं। इसलिए ये हम पढ़ेंगे कि जो ऊपर वाला शेल है वो किन किन बोन्स से मिलकर बना है और किसके साथ फ्यूज है, और जो नीचे वाला शेल है वो किसके साथ फ्यूज है। तो जो कैरापेस है बेटा ये फ्यूजन से बना है, इनके रिब्स, इनके वर्टिब्रा और इनके डर्मल स्किन यानी इनकी जो स्किन होती है वो, और इनकी जो पसलियां होती हैं रिब्स
और रिब्स के साथ इनके जो वर्टिब्रा होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम होती है, ये सारी ऊपर वाली जो होल होता है यानी कैरापेस उसके साथ फ्यूज्ड होती है। उसके बाद है प्लास्टोन। प्लास्टोन की शेप ऐसी होती है, कैरापेस जरा साइज में बड़ा होता है, प्लास्टोन की शेप जरा छोटी होती है, इसके ऊपर एनिमल पड़ा होता है। यहाँ पे बेटा साइडों पे ओपनिंग्स भी होती हैं, 4 ओपनिंग्स होती हैं और यहाँ जो है वो हेड के विड्रॉवल के लिए ओपनिंग होती है। ये भी जाहिर है एनिमल बाहर नहीं आ सकता, शेल में ही रहता है, इसलिए ये भी बोन्स के फ्यूजन से बना है। ये बना है बाय द फ्यूजन ऑफ पेक्टोरल गिल्डर। पेक्टोरल गिल्डर शोल्डर वाले गिल्डर यानी आर्म्स, बाजू जो होते हैं उसके आगे वाले वो फ्यूज हुए होते हैं, उससे मिलके नीचे वाला प्लास्टोन बनता है। डर्मल बोन का मतलब है स्किन के अंदर जो बोन्स होती हैं वो, और इसमें हिंजेस होते हैं बेटा। ये जो आपने यूं बनाए है ना हिंजेस, दराड़ों को कहते हैं, इनमें ये दराड़े होती हैं ऐसे ये हिंजेस, और ये यानी कि जो हिंज हैं ये इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो ऊपर वाला होता है ना वो उसमें हिंज नहीं होते, उसमें दराड़े नहीं होती, वो पूरे का पूरा ऐसे जैसे सीमेंट की बनाई हुई आपने कोई स्लैब ऊपर रख दी है, लेकिन नीचे वाले में ना हिंजेस होते हैं, उसमें थोड़े थोड़े उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, थोड़ी सी एनिमल की मूवमेंट में हेल्प करती है। कहते हैं कि ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं एनिमल के विड्रावल की, और पूरे का पूरा एनिमल विड्रा नहीं हो सकता, साइडों से इसके पेक्टोरल गिल्डर, पेल्विस गिल्डर और हेड विड्रॉ हो सकता है। ठीक है, इनमें जो रिप्रोडक्शन और इनका लाइफ स्पैन, कहते हैं टर्टल सबसे ज्यादा लाइफ गुजारते हैं, ये कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं, इसलिए इनका लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता है। मैक्सिमम हमने देखा है कुछ टर्टल्स 14 साल तक भी जिंदा रह लेते हैं, और ये अंडे देते हैं, लेकिन मोस्टली हमने इनमें अंडों की जो है वो केयर नहीं देखी। ज्यादातर यूं ही होता है, साहिल पे जाके अंडे देते हैं, वहां नेस्ट वगैरह बना देती हैं फीमेल्स, वहां एग डिपॉजिट कर देती हैं, यंग खुद ही निकल के जो है वो साहिल की तरफ, समंदर की तरफ तैरना शुरू कर देते हैं, वहां चले जाते हैं। तो पेरेंटल केयर ज्यादा इनमें देखने को नहीं मिली। उसके बाद आज बेटा हमने दूसरा छोटा सा ऑर्डर पढ़ना है, ऑर्डर रिंकोसेफेलिया। रिंकोसेफेलिया में जो रेप्टाइल्स आते हैं वो बेटा सारे के सारे नापैद हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जो एक्सटिंक्ट होने वाले रिंकोसेफेलिया में सिर्फ एक स्पीशी ऐसी है जो आज तक बची हुई है। उसको अगर आप देखेंगे ना तो वो आपको जैसे छिपकली होती है, बिल्कुल छिपकली की तरह लगेगा, लेकिन साइज बहुत बड़ा होता है, बड़े वाली छिपकली। अच्छा, ये जो रिंकोसेफेलिया है अगर लिजर्ड की तरह लगता है तो इसको लिजर्ड वाले ऑर्डर में क्यों नहीं रखा? उसमें कहते हैं कि उसकी ना 2 वजूहात थी। एक तो ये कि ये खाता कुछ और है, इसकी फूड कुछ और है। नंबर 2, इसके दांतों की पोजीशन डिफरेंट है। जिस तरह के इसके दांत हैं ऐसे दांत किसी भी रेप्टाइल में मौजूद नहीं है। दांतों की पोजीशन को, दांतों की शेप को डेंटिशन कहते हैं, तो डेंटिशन इसकी सबसे अलग है। ओनली 1 सर्वाइविंग स्पीशी मौजूद है, कॉमनली हम इनको ट्यूटारा कहते हैं। लिजर्ड की तरह के रेप्टाइल है बेटा, इनको ट्यूटारा कहा जाता है। क्या डिफरेंसेस हैं जी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सारे फिर आपने इसके जो है वो कैरेक्टर्स लिखे। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि टीथ जो होते हैं ना बेटा अपर जा में, हमारी एक ही रो में टीथ हैं, इसके अंदर बाकी सब रेप्टाइल में ऐसा ही है, अगर टीथ हैं तो एक एक रो है, लेकिन ट्यूटारा के अंदर जो ऊपर वाला जा है इसमें 2 रोज है टीथ की। पहले एक रो है टीथ की, फिर दोबारा एक रो है टीथ की, और नीचे एक ही रो है। इस तरह की टीथ की अरेंजमेंट किसी और रेप्टाइल में नहीं देखी, इसलिए इस अकेली स्पीशी को हमने अलहदा रखा हुआ है ऑर्डर रिंकोसेफेलिया में। दूसरा ये बेटा सिंगल रो, अपर जा जो होता है उसमें डबल रो ऑफ टीथ है, और लोअर जा में सिंगल रो ऑफ टीथ है। और ये ना बर्ड्स को बाइट करके खाते हैं, मुंह काफी बड़ा होता है तो बर्ड को पकड़ते हैं, उसकी गर्दन यहाँ से बाइट करके, कहते हैं गर्दन से कट करते हैं, क्योंकि इनका जो डेंटिशन अपरेटस है ये ऐसा है जैसे किसी हर्बीवोर्स में होता है उसको काटने के लिए, किसी चीज को काटने के लिए, तो ऐसे ही कैप्चर करके ना उसकी बर्ड की जो है वो गर्दन को काट देते हैं, तो बाइट करते हैं बर्ड्स को। कहते हैं ट्यूटारा की जो पॉपुलेशन है उससे, ह्यूमन की एक्टिविटी से वो काफी अफेक्टेड हो रही है, क्योंकि इसके सारे के सारे बेटा स्पीशीज सारी एक्सटेंट हो चुकी हैं। ये वाहद स्पीशी है जो जरा अलग तरह की स्पीशी है, तो इसका जो है वो बाकी रहना बहुत जरूरी है, लेकिन ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से इसकी पॉपुलेशन को काफी खतरा है, इसलिए इनका जो है वो थोड़ा सा अडाप्टेशन भी इनकी ऐसी है कि ये बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशन में रहते हैं, जैसे डेजर्ट वगैरह में रहते हैं, और शाम को ये बाहर निकलते हैं अपनी बिलों से, और दिन के वक्त ये सारा दिन आपको नजर नहीं आएंगे, रात को ये आपको नजर आएंगे। या इन्होंने लिखा है दे कम आउट फ्रॉम बरोज एट डाउन टू डस्क।
उसके बाद बेटा हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, आपके चैप्टर के एंड पे उन्होंने एक टॉपिक दिया हुआ है पेरेंटल केयर। तो वो पेरेंटल केयर आप वर्टिब्रेट की जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें पढ़ेंगे। आपने एम्फीबियन की पेरेंटल केयर तो पढ़ी, आज आप रेप्टाइल्स की पेरेंटल केयर पढ़ेंगे, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है इसलिए उसको इसी में डिस्कस करेंगे। पेरेंटल केयर आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि एग जब ले करते हैं तो वालिदैन जो है या पेरेंट्स जो है उनकी केयर करते हैं या नहीं करते। तो मैं आपको पहले बता दूं बेटा, उन्होंने लिखा है कि मोस्टली ये फ्रीली ओविपेरस है, यानी इनमें जो एग्स होते हैं उनकी केयर नहीं करते पेरेंट्स। एग्स ग्राउंड पे या प्लांट के डेब्रिस पे क्लच की सूरत में यानी ग्रुप की सूरत में ले किए जाते हैं। और 100 स्पीशीज ऐसी हैं रेप्टाइल्स की जिनमें हमने पेरेंटल केयर देखी है। 100 के अलावा बाकी जितनी भी स्पीशीज हैं रेप्टाइल्स की उनमें नो पेरेंटल केयर। मोस्टली एग्स खुद ही जो है उनमें से यंग बाहर आ जाते हैं और वो हैंडीकैप नहीं होते पेरेंट्स के। उसके बाद एक स्पीशी है एलिगेटर। एलिगेटर स्पीशी जो यहाँ पे बताई हुई है आपको, उसमें कहते हैं हमने जो नोट डाउन की है पेरेंटल केयर, उसमें फीमेल खुद अपना नेस्ट बनाती है और ये जो नेस्ट होता है, ये जो घोंसला वो बनाती है, वो साहिल समंदर के साथ भी ज्यादातर मॉइस्ट एरिया में बनाती है। 1 मीटर हाइट का और 2 मीटर डायामीटर होता है। फिर जितना ये एरिया होता है ना कि 2 मीटर डायामीटर चौड़ा यानी, और फिर 1 मीटर हाइट पे लंबा बनाती है। और फिर इसके सेंटर में जाके इस माउंड के इस चट्टान सी एक बन जाती है, इसके सेंटर में जाके उसको होलो करती है यानी उसको खोदती है। उसके जब वो घड़ा सा बना लेती है उसके अंदर फिर कचरा इकट्ठा करती है, डेब्रिज इकट्ठा करती है, या फिर उसके अंदर रेत वगैरह डालती है, मड गारा वगैरह डालती है, वहां पे फिर ये अंडे देती है। अच्छा, यहाँ पे जो मेन चीज है ना बेटा, वो बच्चों की यानी एग्स की या क्लच की प्रोटेक्शन भी है, लेकिन टेम्परेचर अगर वेरी कर गया ना तो इस क्लच से जो बेबी निकलेंगे उनकी जनरेशन यानी उनका जेंडर वेरी कर जाएगा। ये जो एग हैं, अगर कहते हैं उस नेस्ट का टेम्परेचर 31.50 डिग्री है, इतना है 31.50 तक अगर है तो एग्स से सारी की सारी फीमेल निकलेंगी। लेकिन अगर जो है वो 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सारे मेल हैच होंगे। इन टर्टल्स फीमेल रिमेन, लेकिन टर्टल्स, कुछ टर्टल्स में हमने मोस्टली टर्टल्स बेटा पेरेंटल केयर से जो है वो पेरेंटल केयर उनमें नहीं होती, लेकिन कुछ टर्टल्स ऐसे हैं जिनमें हमने देखा है कि फीमेल जो है वो नेस्ट के साथ या फिर जो सी शोर होता है उसके साथ ही रहती है, एग्स की प्रोटेक्शन करती है वहां पे, लेकिन जैसे ही यंग निकलते हैं एग्स से तो उनको उठा के वो पानी में ले जाती है। वो पानी अब जो है वो समंदर का भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर बेटा उन्होंने छोटा सा पूल खुद ही वो बनाते हैं, उस पूल में छोड़ती है। उस पूल में कुछ अरसे तक, जब तक वो यंग जो है वो खुद खाना पीना नहीं शुरू करते, तब तक वो उसको बाहर से इनवर्टिब्रेट्स और बहुत सारी चीजें पकड़ पकड़ के उनको एज अ फूड भी देती है। तो ये भी एक पेरेंटल केयर में आता है ये वाला, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने टर्टल्स में भी कुछ पेरेंटल केयर बता दी। ये पेरेंटल केयर में जो टेम्परेचर को मेंटेन करना है, जिस पे जेंडर डिपेंड करता है, उसका जिक्र आपने लाजमी करना है बेटा। और एलिगेटर में ज्यादा पेरेंटल केयर होती है, मोस्टली रेप्टाइल्स में पेरेंटल केयर मौजूद नहीं होती। उसके बाद बेटा हमने अगला ऑर्डर है स्क्वेमेटा यानी स्नेक्स और लिजर्ड वाला ऑर्डर, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।